हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य में। हम लोग चर्चा कर रहे थे MHD 5 के इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस की, जो कि हमारी होने वाली परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो हम लोगों ने 9th का पहला ये क्वेश्चन विवेचन सिद्धांत देख लिया था। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नई समीक्षा की शक्ति और सीमाएं। ये प्रश्न 10 नंबर के प्रश्न में पूछा जा सकता है। आइए इसका आंसर देखते हैं। चौथे पांचवें दशक के बाद धीरे धीरे नई समीक्षा आंदोलन का आलोचनात्मक मुहावरा अपनी चमक और धार खोने लगा था। सन 1950 के बाद इस समीक्षा पद्धति की सीमाएं साफ दिखाई देने लगी। इस प्रवृत्ति के वरिष्ठ आलोचकों को ही इसकी खामियां समझ में आने लगी। F.R. लीविस ने स्क्रूटनी पत्रिका का प्रकाशन बंद करते हुए यह घोषणा भी कर दी कि अब उनका काम पूरा हो गया है। ब्रुक्स तथा विमसाट ने लिटरेरी क्रिटिसिज्म ए शॉर्ट हिस्ट्री में मानव अपने कर्तव्य कर्म की इतिश्री मान ली थी। नई समीक्षा की शक्ति एवं सीमाओं को वे दोनों आंकने लगे। इतना ही नहीं, इंग्लैंड और अमेरिका में नई समीक्षा को लेकर विरोध का स्वर प्रबल हो गया था। अमेरिका में ही शिकागो स्कूल के नव अरस्तुवादी आलोचकों ने इस पूरे आंदोलन के खिलाफ खुला विद्रोह कर दिया। क्रिटिक्स और क्रिटिसिज्म में साफ कहा गया कि कृति के लिए नई समीक्षा की रूप संरचना मूलक प्रवृत्ति एकदम अपर्याप्त है। यह कथन इसलिए सही था कि नई समीक्षा लघु रचनाओं, विशेषकर छोटी और लंबी कविताओं के विश्लेषण को तो पार लगा देती थी, पर महाकाव्य, नाटक, उपन्यास और दीर्घ संरचना वाली बहुत सी विधाओं के लिए एकदम अपर्याप्त सिद्ध हो रही थी। नव अरस्तुवादी आलोचकों तथा उनके साथ अन्य आलोचकों के प्रबल विरोध का प्रमुख कारण था नई समीक्षा के सैद्धांतिक व्यवहारिक रूप में कथानक की संरचना के महत्व की उपेक्षा। इसी स्थिति ने एक बार फिर विधाओं के सिद्धांत के समर्थन की हवा बना दी और यह स्वीकार किया जाने लगा कि हर विधा के मूल्यांकन की पद्धति उस विधा की निजी अपेक्षाओं के आधार पर ही निर्मित की जा सकती है। हालात यहाँ तक पहुँच गए कि नई समीक्षा के समर्थक मनरो के सिपियर्स जैसे लोग भी डायग्नोसिस एंड द सिटी में नई समीक्षा की सीमाओं का संकेत देने लगे। माहौल ऐसा बनता गया कि नई समीक्षा के विरोध में नॉर्थरॉप फ्राई जैसे धैर्यवान चिंतक को उठकर खड़ा होना पड़ा। नई समीक्षा से नाराज फ्रैंक कर्मोड ने एक नई आलोचना प्रणाली की शुरुआत की, अपेक्षा की तरफ ध्यान दिलाया तथा कहा कि समकालीन कविता के लिए इरेशनल, अनर्गल और विज्ञान विरोधी दृष्टिकोण नहीं अपनाया जा सकता। फ्राई तो मिथकवादी समीक्षा को लेकर ही मैदान में डट गए और नई समीक्षा को धकेलकर जगह बनाने लगे। और एक बड़ी बात यह भी हुई कि नई समीक्षा के केंद्र में T.S. एलियट जैसे आधुनिकतावादी कवि थे, और जब एलियट का स्थान W.B. येट्स ने ले लिया तो आलोचना का केंद्र पुनः बदलने लगा और नतीजा यह हुआ कि नई समीक्षा की प्रतिज्ञाएं पुरानी पड़ने लगी और उनका स्थान आलोचना के नए प्रतिमान प्रतिज्ञाएं लेने लगे। अब आइए हम लोग देखते हैं इसकी सीमाएं। नई समीक्षा की उपलब्धियों के साथ उसकी सीमाओं पर भी हम लोग ध्यान देंगे। नई समीक्षा की सीमाओं को इस प्रकार सूत्र रूप में रखा जा सकता है। पहला है, सबसे बड़ी सीमा इस समीक्षा पद्धति की यही रही कि वह समग्र साहित्य को अपने विवेचन क्षेत्र में आत्मसात करके आगे नहीं बढ़ सकी। फलतः विषय प्रतिपादन की दृष्टि से उसका क्षेत्र बहुत सीमित होता गया है। दूसरा है, कवियों की कृतियों का चयन प्रायः 17वीं शताब्दी या 20वीं शताब्दी से किया। नतीजा यह हुआ कि आधुनिक कविता तक पर वे समग्रता से विचार नहीं कर सके। कविताओं को कवि की विकासमान चेतना से काटने के कारण पूरा विवेचन एकांगी तथा असंतोषप्रद हो गया। यह समीक्षा पद्धति मूल्यांकन को एकदम नकार कर आगे बढ़ी। मूल्यांकन के अभाव में इसे समीक्षा कहना ही कठिन लगता है। पांचवा, इस समीक्षा पर वैदुष्य इतना हावी हो गया कि यह अपनी सहजता खोकर सामान्य पाठक से दूर जा पड़ी। यह समीक्षा कृति को समझने की एक अधूरी प्रविधि मात्र बनकर रह गई। यह समीक्षा लघु और लंबी कविताओं के लिए तो उपयुक्त है, किंतु काव्य की अन्य प्रबंध विधाओं के लिए एकदम असमर्थ सिद्ध हुई है। तो ये हम लोगों ने देखा नई समीक्षा की शक्ति और उसकी कुछ सीमाएं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।